नफरत की राहों पर जो कदम बढ़ाते हैं, मासूम जिंदगियों को पल भर में मिटाते हैं। दहशत से कभी कोई मकसद पूरा नहीं होता, आतंक के साए बस इंसानियत को रुलाते हैं। टेररिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंटेस्टेड concepts in international politics and security. Today, we're going to discuss it as a challenge to India's internal security. This is fourth class of internal security, which became an important part of GS paper 3. Here, we're going to discuss the topic role of organized crime with terrorism. For this debate, I want to invite our director sir, Mr. Sameer Pandey ji. थैंक यू सर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। जी ठीक है सर, इसमें हम ये पूरा आपका कंसेप्ट देखने वाले हैं कि टेररिज्म होता क्या है, हाउ डज दिस वर्ड ओरिजिन, इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है, एंड व्हाट ऑल आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग रिलेटेड टू टेररिज्म। अब पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए दीज आर द चैलेंजेस दैट इंडिया इज करेंटली फेसिंग रिलेटेड टू टेररिज्म, जिसमें आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म आया था, साइबर टेररिज्म है, फंडिंग सपोर्ट नेटवर्क प्रॉब्लम्स है आपके, देन वी हैव दिस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, डोमेस्टिक टेरर मॉड्यूल्स टारगेटिंग सिविलियंस, सेपरेटिस्ट एंड इंसर्जेंट मूवमेंट्स। तो ये सारी की सारी समस्याएं हमारे को इन ऑल आपके टेररिज्म में आपके देखने को मिलती है। अब स्टार्टिंग हम जो करने वाले हैं वो आपके हिस्ट्री से आपका कि क्या आपका टेररिज्म के पीछे की हिस्ट्री रही है, हाउ डज दिस वर्ड ओरिजिनेट, तो आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं। देखिए, टेररिज्म का जो वर्ड है ये एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं, रोमन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन के आसपास से, क्योंकि जो वर्ड टेरर आपका है ये एक क्रिम्बस्कस ट्राइब आपके थे, जो क्रिम्बी ट्राइब्स आपके थे। जब वो गांव में आते थे तो बड़े लार्ज स्केल पे वो हिंसा करते थे, और उस हिंसा की वजह से क्या होता था कि वहां के लोगों को उन्होंने बड़े सारे गांव के लोगों को मार दिया। तो जब बारंबार आपके ऐसा बात होना लगा तो जो वहां पे लोग थे वो डर के मारे कांपना शुरू कर दिए। तो एक फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस आपका लोगों को होने लगा, कंपन या कांपना शुरू कर दिए। तो वहीं से ये शब्द आपका आ रहा है, टेरर से ट्रेम्बल, ट्रेम्बल से फिर टेररिज्म का शब्द आपका आ रहा है। जो मॉडर्न आप एक तरह से सोसाइटी देखिएगा, उसमें जो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आतंक का शासन करके एक आपका रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 के बीच में रोबेस्पियरे जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे साहब आपके हैं, तो वो एक बुलेटिन करके एक आपका एक मशीन है, हाँ मशीन है जिसमें डेथ आपका लिया जाता है, उसका बहुत लार्ज स्केल पे उपयोग किया, जिसके जो भी लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का विरोध किए उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। लगभग 16,000 से 40,000 लोगों के बीच का आंकड़ा है कि इन लोगों को मारा गया इसमें। तो उनके अनुसार जो टेरर आपका है वो टेरर एक न्याय का एक तरह से स्वरूप है। वो क्या कह रहे हैं, टेररिज्म इज नथिंग बट इट इज जस्टिस विच इज सर्व्ड प्रॉम्प्ट, सीवियर एंड इनफ्लेक्सिबल। तो आतंकवाद कुछ और नहीं, आतंक कुछ और नहीं है, बल्कि एक प्रकार का न्याय है जो बड़े त्वरित रूप से, अनम्य रूप से और कठोर रूप से दिया जाता है। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे आप देखिएगा 1793 से 1794 के बीच में जो शासन काल रहा है वो उसको रेन ऑफ टेरर आपका बोला जाता है। फिर मॉडर्न अगर आप हिस्ट्री देखिएगा तो फर्स्ट टाइम अगर आप टेररिज्म का आप देखिएगा उपयोग, तो ये आपके इजराइल के जो एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके रहे, इरगुन करके आपके हैं, उसको आपके किंग डेविड होटल है जहां पे बॉम्बिंग की गई, और उस किंग डेविड होटल में बॉम्बिंग करके 100 लोगों को आपका लगभग वहां पे जो थे वो मारे गए। 1946 का ये इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो टेररिज्म आप देख रहे हैं, पहले तो शुरुआत हो रहा है क्रिम्बस ट्राइब से, फिर एक आतंक का शासन ही आप देख रहे हैं, और मॉडर्न डे में इसका फर्स्ट टाइम उपयोग आप देखिएगा तो जेविस इरगुन लेड बाई मैकेनम बेगनिंग, ये आपके हैं जो कि किंग डेविड होटल पे आपके आतंक हो रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। तो ये टेररिज्म का सिंपल मतलब आप समझ लीजिए कि टू इंस्टिल फियर इन द माइंड्स एंड साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, लोगों के मन मस्तिष्क पे डर की भावना को पैदा करना, ये आपके आतंक है। तो सर आपने जैसे बताया कि जो टेररिज्म आपको कहीं ना कहीं ये जो वर्ड आपका ओरिजिनेट हो रहा है वो आपके कहीं ना कहीं रोमन सिविलाइजेशन जैसा ही है जी जी, जहाँ पे आपके कहीं ना कहीं जो जियोलेटस थे या जूडिया
और असैसिन है, असैसिन assassin से आपका assassination assassination शब्द आपका बना। शब्द बना। हाँ। फिर रेन ऑफ टेरर से कहीं ना कहीं आपके हाँ। लिंक्ड है। हाँ। उसके आगे अगर हम चले, जैसे आपने बताया कि ये जो आपका पूरा का पूरा जो शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम यूरोप से मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हुआ, जिसमें आपका वन ऑफ द मॉडर्न डे टेररिज्म हमारे को जेरूसलेम में आपका जो इजराइल का पार्ट है आपका, उसमें देखने को मिलता है। फिर इसके आगे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपका इंडिया की अगर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो लेफ्ट विंग टेररिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो हम करते हैं वो एक ही शब्द के आपके आप दो पहलू कह सकते हैं, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आपका न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म आपका देखने को मिलता है। देखिए इस समय के अनुसार आप देखिएगा कि टेररिज्म हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ। जैसे अगर आप बात करिएगा तो टेररिज्म में कई वेव्स आए हैं, आतंकवाद के कई चरण आए हैं। शुरुआत के जो आतंकवाद रहे हैं उसमें अगर आप देखिएगा तो आप इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म देखिएगा, जिसमें आपके निर्जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद है। फिर धीरे धीरे वो आपके रिलीजियस टेररिज्म में कन्वर्ट होगा। उसी के साथ साथ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म आपके आना शुरू हो टाइप्स ऑफ टेररिज्म में हम हाँ, धीरे धीरे ये। अब फिर जो लेटेस्ट आपका आया है वो साइबर टेररिज्म आपका है, वो उसका प्रकार भी आप कह सकते हैं, उसका माध्यम भी कह सकते हैं। तो टेररिज्म हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ। तो ये आपके स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी आपका अभी नया है, उसी के साथ साथ रिलीजियस टेररिज्म आप देख सकते हैं। अब सर जैसे आपने बताया तो इसमें फिर अब जो न्यू इंटरनेशनल टेररिज्म हम देखने को मिलता है, जैसे आपके जो न्यू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपके जो हो रहा है टेररिज्म का, इसमें आपके बड़े बड़े ग्रुप्स आए, जैसे तालिबान है आपका, उसामा बिन लादेन का अलकायदा जो था, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न डे टेररिज्म का ही पार्ट है जी। अब नेक्स्ट जो मेरे को चीज आपसे जाननी है सर, तो वो है आपका कि जो टेररिज्म है आपका, अब आपने ओरिजिनेशन तो हमें बता दिया, बट एज सच अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि आपका अभी तक का क्यों ऐसा है कि टेररिज्म की कोई हमारे पास एक कंसेंसुअल डेफिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं एक आपका एक जॉइंट आपका डेफिनेशन अभी तक तैयार नहीं हो, चाहे यूएन लेवल की बात करूं या कंट्री लेवल की बात करूं। देखिए वर्ल्ड लेवल पे कोई आपके एक प्रॉपर एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। द मेजर रीजंस आर टू, वन इज टेररिस्ट फॉर अ कंट्री can act as a martyr for another country. A person who is a terrorist for one country can act as a martyr for another country. एक देश का आतंकी दूसरे देश का शहीद हो सकता है। एक ही देश में सर दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजें, जैसे हमारे देश में अगर आप बात करिएगा तो भगत सिंह हमारे लिए शहीद हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं, बहुत बड़े आपके प्रेरणा स्रोत, फ्रीडम फाइटर आपके रहे हैं, युवा के बहुत बड़े स्रोत हैं प्रेरणा के लिए। लेकिन अगर आप ब्रिटिशर्स से पूछिए तो क्या कहेंगे? आतंकी बोलेंगे। इसी तरह से अजमल कसाब देख लीजिए, हमारे लिए आतंकी है, पाकिस्तान क्या कहेगा? बुरहान वानी को देख लीजिए, हमारे लिए आतंकी है और वो उनको सम्मान दे रहे हैं पाकिस्तान, कश्मीर खुद आपको सम्मान देता है। हाँ, तो ये बेसिकली आप देखिएगा कि एक देश का आतंकी दूसरे देश के लिए शहीद कई बार आपका होता है, तो इस वजह से आप कॉमन कंसेंसस डेफिनेशन नहीं बना पाते। दूसरा जो फॉरेन पॉलिसी है कई सारे देशों के, वो आपके प्रॉक्सी वॉर या एसिमेट्री वॉर में टेररिज्म का बहुत लार्ज स्केल पे उपयोग करते हैं और दुश्मन देश के ठिकानों पे या दुश्मन देश के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मारने का प्रयास किया जाता है। अभी जो IRGC ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो आपके चीफ थे सोलेमानी साहब, उनको मार दिया गया। तो हाँ, तो ये बेसिकली अब इजराइल क्या कहेगा कि हमारे डिफेंस फोर्सेज देखिए, हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेज देखिए, मोसाद को देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है। But what is this? This is not a act of war, but it is the act of terrorism आप कह सकते हैं। yes, अब इसीलिए कोई वर्किंग डेफिनेशन नहीं होगा। आप यूनाइटेड नेशंस पे जाएगा कि डेफिनेशन तैयार कर लें, तो देश जानबूझ के डेलिब्रेट पॉलिसी यूज कर रहा है आतंकवाद को एज अ टूल ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, अपने विदेश नीति के एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव टेररिज्म का जो उपयोग है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। अभी जितने भी प्रकार के हम टेररिज्म देखेंगे, सबसे कुशल, सबसे कम खर्चों में सबसे ज्यादा लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला जो आतंकवाद है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। अब देखिए सर, अभी इस पे मैं अब वापस आऊंगा आपका कि जैसे ऊपा की जो हमारी डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं ऊपा ने आपका डिफाइन किया है आपका टेररिज्म को, वही सेम चीज हम सेक्शन 113 जो BNS है उसके अंदर भी देखते हैं। अब बट पहले मेरे को ये जानना है आपसे, इस पे अभी आएंगे सर, कि ये जो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म है ये जो नहीं आई है, तो इसमें एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जैसे आपका ये जो आपका UN की एकेडमी का है आपका जो पीसमेट्स आपने आपका डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं देखिए मॉडल क्या है। इसमें जो P. स्मिथ साहब आपके हैं जो कि वर्किंग डेफिनेशन देने का प्रयास किए हैं और जो एकेडमिक लेवल पे एक्सेप्टेड है यूनाइटेड नेशन, एकेडमिक लेवल का मतलब पढ़ने के विषय के लिए ये माना जाता है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो आतंकवाद किया जाता है
उसमें आतंकवाद करने के कुछ कारण होते हैं। जैसे आप देखिएगा इंटेंट, मंशा क्या है, आइदर रिलीजियस, आइदर पॉलिटिकल, आइदर ज्योग्राफिकल, रेयर ऑफ द रेयर केस कैन बी इकोनॉमिकल ऑल्सो। जैसे नार्को टेररिज्म आप देखिएगा इकोनॉमिकल आपका है। तो मंशा क्या है, मंशा है किसी भी आपके व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा या देश के द्वारा दूसरे देश से कोई राजनीतिक लाभ लेना, कोई धार्मिक लाभ लेना, कोई आर्थिक लाभ लेना, कोई भौगोलिक लाभ लेना। दूसरी बात, अस्त्र क्या यूज करते हैं, तो जो भी माध्यम मिलता है जिससे वो हिंसा कर सके, टूल उनका कुछ भी हो सकता है। टारगेट किसको कर रहे हैं, टारगेट वो उन लोगों को कर रहे हैं जिनको मारा जा रहा है वो रियल टारगेट नहीं है। द पर्सन हु आर टारगेटेड आर नॉट द रियल टारगेट, दे कैन बी चूजन आइदर, आप कह सकते हैं कि उनका जो चयन होगा वो रेंडमली हो सकता है, आइदर सेलेक्टिवली हो सकता है। जो आप टारगेट करते हैं किसी भी आतंकवाद गतिविधि में, तो रेंडम टारगेट हो सकते हैं। जैसे आपने 300 लोगों को मुंबई में मार दिया, अजमल कसाब और उनके सहयोगी। एक टारगेट इंदिरा गांधी भी थी जिनको मारा गया, अच्छा वो भी आपका टेररिज्म में एकदम टेररिज्म का ही टारगेट है। तो एक हमने सेलेक्टिव होके मारा इंदिरा गांधी को, एक हमने 300 लोगों को मारा आपके मुंबई में। तो टारगेट्स कैन बी रैंडम और टारगेट्स कैन बी सेलेक्टिव, बट दीज टारगेट्स आर नॉट द रियल टारगेट्स। दीज टारगेट्स आर एक्टिंग एज अ मैसेज के लिए, संदेश वाहक का काम करते हैं। मैसेंजर आप हाँ, ये मैसेंजर, ये स्टेट को दिखाते हैं कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम और ज्यादा हिंसा करेंगे। और जो सबसे मेजर इंटेंट होता है वो इंस्टिल फियर अमंग द मासेज, कि अपने रोजमर्रे के जीवन से वो हट जाए। वही लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हो आप, हाँ। कि आप जब पब्लिक ऑर्डर को, आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर। और जो ये किया जाता है वो आइडियोसिंक्रेटिक या सेमी क्लैंडस्टाइन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है, समूहों के द्वारा किया जाता है। तो ये ऐसे अर्धगुप्त लोग होते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्वभावगत ऐसी हिंसा करने के लिए वो प्रेरित होते हैं। तो ये बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपके देखने को मिलेगा कि ये जो लोग आपके हिंसा करेंगे, जैसे आप देखिएगा, टेररिज्म इज एन एग्जाइटिंग इंस्पायरिंग मेथड ऑफ रिपीटेड वायलेंस। बारंबार हिंसा किया जा रहा है, किसके द्वारा, जो अर्धगुप्त सेमी क्लैंडस्टाइन आपके ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल हैं, समूह हैं, या राज्य के ही कोई कारक आपके हैं। और क्यों करते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक, क्रिमिनल और पॉलिटिकल रीजंस। स्वभावगत ऐसा कर रहे हैं, आपराधिक बातों के लिए कर रहे हैं, या राजनीतिक बातों के लिए कर रहे हैं, या धार्मिक बातों के लिए कर रहे हैं, भौगोलिक बातों के लिए कर रहे हैं, आर्थिक बातों के लिए कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं। इन कंट्रास्ट टू असैसिनेशन, डायरेक्ट टारगेट्स ऑफ वायलेंस आर नॉट द मेन टारगेट। मतलब जिनको मारा जा रहा है वो मुख्य आपके लक्ष्य नहीं है। वो जो टारगेट चूज किया जा रहा है, रेंडमली चूज किया जा सकता है या सेलेक्टिवली चूज किया जा सकता है, एंड दे एक्ट एज अ मैसेज कैरियर्स। तो ये बात आप देखो। एक और स्मिथ साहब ने डेफिनेशन दिया है, वो बड़ा शॉर्ट डेफिनेशन है जो एक्सेप्टेड है। कहते हैं पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ वॉर क्राइम। मतलब युद्ध के समय जो अपराध किया जाएगा, अगर वो युद्ध के समय जो हिंसा किया जाएगा, अगर वही हिंसा शांति के समय कर दिया जाए तो इसको आतंकवाद माना जाएगा। ये तो बहुत शॉर्ट डेफिनेशन। हाँ, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन। ये आपका एज सच आपका एग्जाम में भी यूज किया जा सकता है। हाँ, जो युद्ध के समय हिंसा होती है, अगर उतना ही हिंसा आप शांति के समय कर दें तो इसको क्या माना जाएगा, आतंकवाद। अब देखिए सर, ये तो आपने बताया, बट मैं आप अपने इंडिया के आपके पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूंगा। जैसे ऊपा का मैंने आपका जिक्र करा, ठीक है, तो ऐसे ही आपका बीएनएस के अंदर सेक्शन 113 के अंदर ये कहा जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देने की कोशिश करी टेररिज्म। तो ये मैं डेफिनेशन आपके लेके आया। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, जैसे कि whoever does any act with the intent to threaten the security, integrity, आप कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हो, तो वो टेररिज्म है। तो ये डेफिनेशन आपका कहीं ना कहीं जो ओवरऑल है देखा जाए या वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, तो क्या ये एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं हो सकती? देखिए, हमारा डेफिनेशन बहुत ज्यादा कंप्रिहेंसिव है। ऊपा का डेफिनेशन अगर आप देखेगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 है, उसी का हूबहू थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ हमने बीएनएस में डाल दिया 113 में। अब डेफिनेशन अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कुछ छोड़ा ही नहीं है हमने। यस सर। मतलब पहली बात तो यही होगी कि कोई भी आपका इसमें आपका इंटेंट देखेगा, तो इंटेंट में वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कृत्य जो भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, कोई भी ऐसा कार्य विच चैलेंजेस द यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री बाय एनी इंडिविजुअल ग्रुप। और आप किसका उपयोग कर रहे हैं, टूल क्या यूज कर रहे हैं, आइदर कोई आपका एक तरह से आग्नेय अस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं,
किसी ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, किसी एक्सप्लोसिव का यूज कर रहे हैं, किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं, किसी आपके बायोलॉजिकल वेपन का यूज कर रहे हैं, किसी वेपन ऑफ मास, रेडियोलॉजिकल वेपन का, किसी भी अस्त्र का उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते आप किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, या उस सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोक रहे हैं, या भारत के नागरिकों के प्रति हिंसा कर रहे हैं, या भारत के संपत्ति को आप डैमेज कर रहे हैं, तो इसको आतंकवाद माना जाएगा। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। इसको आप भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चाहे तो लगा सकते हैं। देखिए वर्किंग डेफिनेशन तो ऐसे ही बनेगा, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो कि भारत की, इसमें सबसे स्पष्ट और प्रमुख बात क्या है, एनी फंक्शन और एनी एक्ट which is challenging the unity, integrity and sovereignty of India। अभी कोई ऐसा सर इनकी जो डेफिनेशन कुछ ऐसी है नहीं सर, तो ये एम्बिगुअस टर्म्स हैं आपके कहीं ना कहीं। हाँ देखिए एम्बिगुअस तो रहता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आप अखंडता, एकता, संप्रभुता को परिभाषित भी नहीं कर पाते हैं, इस वजह से। लेकिन अब आप इसमें मेजर पॉइंट आप देखिएगा, कैसे अखंडता, संप्रभुता, एकता को आप एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। मेजरली यू आर targeting the state symbols or doing violence with the people without any proper intention। कोई आपका मनसा नहीं है कि आपको किसी से बदला लेना है, आप बस भीड़ के बीच में जाके हिंसा कर दी है, तो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म ही माना जाएगा। अब देखिए सर, इसमें जो चीज है आपका, जो आपने जो अपने वेपन्स बताए, टूल्स बताए, तो ये जो आपके टूल्स हैं दे आर कॉजिंग, जैसे इसमें डेथ का है कि इंजरी होगी हो ठीक किसी भी पर्सन को, फिर लॉस या डैमेज और या डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कर रहा हो तो भी आपका टेररिज्म का एक्ट है। फिर डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी एसेंशियल सप्लाईज तो भी आपका कहीं ना कहीं है आपका ये टेररिज्म की डेफिनेशन है। तो ये बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, इसीलिए तो सर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ आपका, और वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रहा है आपका सप्लाईज को या जो सर्विसेज एसेंशियल है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं इसी डेफिनेशन। लेकिन उसमें ये भी देखने को मिलेगा कि भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं कि नहीं। और प्लस देखिए गवर्नमेंट या पुलिस अगर कोई धारा लगाती भी है तो उसको जज करने के लिए जुडिशरी बैठी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है हमारे पास। जी हमारे पास लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। अब सर इसमें आगे चलेंगे आपके, तो टाइप्स ऑफ टेररिज्म की बात करेंगे आपका, कि आपके जैसे टेररिज्म हमने देख लिया, डेफिनेशन देख ली, हिस्ट्री देख ली। अब जो टाइप्स ऑफ टेररिज्म है हमारे पास, जैसे पॉलिटिकल टेररिज्म की बात करेंगे, रिलीजियस टेररिज्म की बात करेंगे, एथनिक आपके सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है हमारे, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की आपने बात करी, साइबर टेररिज्म की बात करी, तो ये आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपके टेररिज्म है। तो एक एक करके आप हमें इसके बारे में बताते चलिए कि क्या है ये बेसिकली आपके टेररिज्म के टाइप्स, और कैसे ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने। जी जी देखिए ये जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ये बेसिकली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिपोर्ट्स हैं, अच्छा उसके उनके रिपोर्ट्स को बेस करके हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कई बार गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स को बेस बना के क्वेश्चन बनाया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और दूसरी गवर्नमेंट आ चुकी है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन तब भी जो रिपोर्ट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट चेंज, ये बेस होते हैं जो कि आपको नॉलेज दे सकते हैं, तो इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस आपका रहेगा। उसमें जैसे इन्होंने एक प्रकार बताया है जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद, इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म का सिंपल मतलब होता है कि जब कोई इथनिसिटी के बेसिस पे कोई छोटा समूह राज्य के खिलाफ हिंसा कर रहा है, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने को और ज्यादा एक तरह से कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए, या नया एक तरह से राष्ट्र बनाने के लिए, या नया राज्य के निर्माण के लिए, तो इसको इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म कहा जाता है। आइडेंटिटी असर्टिवनेस, हाँ आइडेंटिटी असर्टिवनेस को आप कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर एथनिसिटी। ये जो आप देखिएगा ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा आपका रोल प्ले किया है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में जैसे ग्रेटर नागालैंड की बात है, पंजाब में जो खालिस्तान की बात है, वो यही इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका है। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है रिलीजियस टेररिज्म, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रिलीजन जो है वो आपका आइडियोलॉजिकली भी आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है टेररिज्म। इसके बारे में बताइए। देखिए धार्मिक आतंकवाद में अगर आप देखिएगा तो कुछ आपके जो धार्मिक आतंकवाद करने वाले समूह हैं, संस्था हैं, व्यक्ति हैं, वो मानते हैं कि धर्म के नाम पे आतंकवाद करना हमारा दैविक कर्तव्य है। इट इज आवर डिवाइन ड्यूटी, इट इज अ ड्यूटी विच इज गिवन टू अस बाय द ऑलमाइटी। सर्वशक्तिमान के द्वारा एक कर्तव्य दिया गया है
और अगर हम ये करेंगे तो हमको जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जो भी मिलेगा वो आपका इसी बेसिस पे आपका होता है। तो ये माना जाता है कि यूजिंग द रिलीजन फॉर टेररिस्ट पर्पज, ये आपका है कि आतंकवादी गतिविधियों को करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है और ये उनका दैविक कर्तव्य भी माना जाता है। इसमें कहीं कोई गिल्टी फीलिंग या कोई आपकी समस्या नहीं है, जो नहीं करेगा उसको समस्या है। तो रेडिकल ग्रुप्स काफी इसका यूज करते हैं बड़े लार्ज स्केल पे भर्ती लेने के लिए और लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने। तो जो हम जो जिहादिस्ट देखते हैं वो कहने का इसी का ही पार्ट है, इसी से आपके इंस्पायर्ड हैं। नेक्स्ट सर इसी के में आएगा आपका सर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड टेररिज्म। जी, कहीं ना कहीं उसी की तरह ये रिलीजियस टेररिज्म नहीं, रिलीजन से तो एकदम अलग है। क्योंकि रिलीजन में एक पर्टिकुलर धर्म के लोग होंगे, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म में किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे मार्क्स का जो कंसेप्ट है पूरे विश्व का, वो क्लासलेस, स्टेटलेस, रिलीजनलेस सोसाइटी है। धर्म विहीन समाज की बात कर रहा, धर्म को मानता ही नहीं है। आइडियोलॉजी बेस्ड है, आइडियोलॉजी बेस्ड। हाँ, इसमें एक तरह से हो सकता है जब राइट विंग टेररिज्म की बात आप करिएगा तो वो धर्म से पूरी तरह से प्रभावित। तो आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म में दो प्रकार के टेररिज्म आपको देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली किसी आदर्श को न्यू बना के आपके आतंकवाद गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसमें आपके दक्षिणपंथी आतंकवाद है और वामपंथी आतंकवाद है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म आपको देखने को मिलेगा। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो इंस्पायर्ड है मार्क्स और एंजल्स की राइटिंग से। वो मानता है कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है इट इज टोटली एक तरह से कहा जाएगा कि शोषणात्मक आपका व्यवस्था है, एक्सप्लॉटेटिव आपकी सोसाइटी है, जिसमें जो आपके रूलिंग क्लास है, जिस पे रूल कर रहा है उसको प्रोलेटेरिएट क्लास का एक्सप्लॉटेशन कर रहा है। और ये तभी हम इससे बच सकते हैं जब हम रिवॉल्यूशन करें, और रिवॉल्यूशन सक्सेस होने के लिए आर्म्ड स्ट्रगल की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ, ब्लडलेस नहीं, ब्लड के साथ आपकी खूनी क्रांति होगी। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम को ही आपके उखाड़ के फेंक के अपनी व्यवस्था ले आना चाहते हैं। इसी का परिवर्तित रूप आपको रशियन रिवॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। इसी का परिवर्तित रूप आपको चाइना में माओइज्म के रूप में देखने को मिलेगा। और इसी के आइडियोलॉजी के बेस पे हमारे यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स में कहा जाता है, जो नक्सलवाद या नक्सलिज्म के रूप में जाना जाता है, जो नक्सलबारी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या करना चाहता है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म में मेजर अंतर है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक के नए समाज की ले आने की कोशिश करता है। हाँ, आइडियलिस्टिक सोसाइटी जहां पे ऊंच नीच ना हो, सब समता हो, सबको उसके अनुसार मिले, सबको उसकी मेहनत के अनुसार मिले, सबको उसकी जरूरत के अनुसार मिले, जो आइडियलिस्टिक सोसाइटी बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी उसको उखाड़ के फेंक के अपने समाज को ले आने का प्रयास करते हैं नए रिवॉल्यूशंस के साथ। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो ये मानती है कि जो पुराना आपका समय था वो अच्छा था। पुराना इतिहास, पुराना काल, पुरानी व्यवस्थाएं, कंजर्वेटिव, हाँ, पुराना धर्म, पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं, वो सही था। उसमें थोड़ी भी परिवर्तन होती है तो उसके लिए वो फिर खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, ये परिवर्तन ठीक नहीं है। ये कई बार आपके राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म के साथ भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। जो दक्षिणपंथी आपके आतंकवादी समूह हैं वो निर्जाति मानव जाति आतंकवाद के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये रेशियल बेस भी हो सकते हैं। तो सर जैसे नाजिज्म और फासिज्म हम देखते हैं, ये वो कहीं ना कहीं आपका जी राइट विंग एक्सट्रीमिज्म आपका है, ये राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर जो नेक्स्ट हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अभी है इंडिया के साथ बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान से, तो वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या प्रॉक्सी टेररिज्म की बात करते हैं वो वही है। इसके बारे में देखिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म लार्जली आपके सबसे इफेक्टिव टूल माना जाता है टेररिज्म का। इससे ज्यादा इनपुट आउटपुट रेशियो को सपोर्ट करने वाला कोई टेररिज्म नहीं है। इसमें गवर्नमेंट आपको टारगेट आइडेंटिफाई करके देती है, आपको वहां पे पहुंचाती है, आपको सारे रिसोर्स अवेलेबल करवाती है, केवल आपको एग्जीक्यूट करना है। तो मिनिमम डेटरेंस, मैक्सिमम आप एक तरह से हार्म पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ टेररिज्म है तो स्टेट इसका उपयोग करती है दूसरे देश के जो आपके सिंबल्स हैं उन पे अटैक करने के लिए या अनस्टेबल करने के लिए। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आपके लार्ज स्केल पे
हर ताकतवर देश यूज कर रहा है या हर कमजोर देश यूज कर रहा है। लार्जली एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे बोला जाता है, गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। जब एक देश बहुत ताकतवर हो, दूसरा देश बहुत कमजोर हो, तो जनरली आपके एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो ताकतवर देश हैं वो भी अपने फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में आपके स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पूरे विश्व में अगर किसी ने किया है तो इस समय अमेरिका करता है, इजराइल करता है। पूरे विश्व को नाचने का जिम्मा ब्रिटेन ने लिया था शुरुआत में, अब वो जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। तो ये सबसे ज्यादा हिंसा तो इन्होंने टेरर ग्रुप्स का फंडिंग जो करते हैं, टेरर ग्रुप्स की फंडिंग करते हैं। जैसे अल कायदा के फंडिंग इन्होंने किया, तालिबान की फंडिंग किया, ISI उसको बनाने वाला यूरोप और यूरोप नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देख सकते हैं। वो आपके सीरिया में, क्योंकि आपके बशर अल असद की जो सरकार थी दैट वाज अ सिया गवर्नमेंट और इट वाज सपोर्टेड बाय ईरान, ईरान में भी सिया गवर्नमेंट है। तो ये जो एरिया बनेगा वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बनेगा। इराक में भी सिया बहुत ज्यादा हैं, तो उस एरिया में सुन्नी खलीफेट को स्टेब्लिश करने का पूरा सिस्टम ये बनाने का प्रयास किया। बाद में जब ये हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई और इतने ज्यादा आपके हिंसात्मक हो गए कि इन्होंने सऊदी अरेबिया को डिनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सच्चे मुसलमान है ही नहीं, पहले इन्हीं को मारो। उसमें नियर एनिमी फार एनिमी का कंसेप्ट है कि जो सबसे पहले जो आपके घर के अंदर दुश्मन है उनको मारो पहले, फिर बाहर के दुश्मनों को मारा जाएगा। तो दे टारगेटेड सऊदी अरेबिया। उसके बाद फिर आपका ये रुख बदलेगा और फिर इनके खिलाफ आपका टारगेट किया जाएगा। तो ISIS को तो बनाने का ही पूरा खेल यहाँ पे पाकिस्तान भी करता है सर इंडिया के साथ यही सब। हाँ, काउंटर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ISIS मुजाहिदीन की बात उसका तो कंसेप्ट ही है टू कट इंडिया इनटू 1000 बाउंड्स। अब नेक्स्ट इसमें जो आपकी बात आई सर जी, वो है आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, हमने देख लिया आपका। अब है नार्को टेररिज्म, एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट उभरता हुआ एक टॉपिक है आपका। जी जी। तो नार्को टेररिज्म थोड़ा सा देखिए, नार्को टेररिज्म इज अ टाइप ऑफ टेररिज्म एंड अ मींस ऑफ टेररिज्म। ये बेसिकली बेलांडे टेरी आपके हैं जो आपके प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये जो आपके 1983 में जो पेरू के एक्स प्राइम प्रेसिडेंट आपके रहे हैं बेलांडे टेरी, इन्होंने इसका उपयोग किया इस शब्द का। बेसिकली वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो आपके स्वापक पदार्थों का ट्रेडिंग करते थे, नार्कोटिक ड्रग्स का ट्रेडिंग करते थे, उन्होंने पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को धमकाने के लिए उनके घर के लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया, ऑफिसर्स को किडनैप करना शुरू कर दिया, पुलिस ऑफिसर्स के साथ हिंसा करना शुरू कर दिया, उनके घर वालों को मारना शुरू कर दिया। तब बेलांडे टेरी साहब ने इस पूरे शब्द का आपको बनाया कि ये आपके नार्को टेररिज्म है। नार्को टेररिज्म बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे काम करता है। एक सहजीवी का आपके संबंध है कि आप हमें सहायता दीजिए, हम आपको सहायता दें। तो ड्रग्स का यूज करके जो फंडिंग आएगी उससे टेररिज्म को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन बाकी सारे आपके टेररिज्म से ये थोड़ा भिन्न है। इसका मेजर एम आपका कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना नहीं, रिलीजियस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना नहीं है। इसका मेजर एम होता है जनरली टू अर्न मनी। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मेकिंग आपका है, इस वजह से नार्को टेररिज्म आपका एक और रूप। तो अभी जो सर यूएस में हमने देखा कि यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले गए, कहीं कि उनके ऊपर नार्को टेररिज्म का ही आपका वही इसका एग्जांपल है। हाँ, बहुत बड़े सारे एग्जांपल हैं आपके, ये पूरा कोलंबिया, पेरू, ये सब एरिया में, मेक्सिको वगैरह में पूरा हमारे देश के अगल बगल गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट आप देख ही रहे हैं। अब इसी में सर अब आगे चले तो नेक्स्ट हमारे को जो देखना है वो है आपका मीन्स ऑफ टेररिज्म जी, कि आपके एज सच टूल्स क्या क्या यूज होते हैं फॉर टेररिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्ड अटैक्स हैं, आपके बॉम्बिंग्स यूज करते हैं, प्रोपेगेंडा एक आपका चलाया जाता है अगेंस्ट आपके जो भी आपके एनिमीज हैं उनके खिलाफ, फिर सैबोटेज की कोशिश करी जाती है, देन किडनैपिंग्स है आपके। तो बहुत सारे आपके मीन्स हैं आपके। तो ये तो आपके जनरल मीन्स थे आपका। अब जो हमारे को अपने सिलेबस में देखने मीन्स, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा। देखिए, आतंकवाद के तरीकों में अगर आप देखिएगा तो देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ टेररिज्म। मेजर आप देखिएगा, फर्स्ट आप कहते हैं इन्वायरमेंटल टेररिज्म। तो एक तरह से इसमें इन्वायरमेंटल टेररिज्म में आप देखिएगा कि क्या है, आप पर्यावरण आतंकवाद आपका है, ये इको टेररिज्म से थोड़ा सा डिफरेंस है। इको टेररिज्म आप क्या होता है, इको टेररिज्म तब किया जाता है जब इन्वायरमेंट को कोई बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है, उसको बचाने के लिए जब हिंसा किया जाता है तब उसको बोला था इको टेररिज्म। अच्छा, ये आपके एक तरह से देखिएगा कि इन्वायरमेंटल टेररिज्म का मतलब है कि जब वातावरण को ही दूषित करने का प्रयास किया जाता है किसी आपके आतंकवादी कृत्यों के द्वारा,
तब हम कहते हैं आतंकवादी एक तरह से पर्यावरणीय फॉर एग्जांपल अगर जैसे ऑयल कंटेनर शिप है, उसी को किसी ने बॉम्ब कर दिया और वो ऑयल स्पिल हो गया आपका कहीं ना कहीं ओशन में, तो वो एक इन्वायरमेंटल टेररिज्म। जैसे आप देखिएगा कि जब इराक कुवैत वार आपका हुआ और खाड़ी युद्ध के दौरान जब 1991 में इराक आपके पीछे हटने लगा, तो उसने लगभग 1000 तेल के कुएं में आग लगा दिया और इसके वजह से पूरा कुवैत धुआं हो गया। तो 1000 के आसपास तेल के कुओं में आग लगा दी। अभी जो आपके युद्ध हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, आप तेल के जगहों पे मार रहे हैं, उससे क्या होगा? एनवायरमेंट दूषित हो रहा है, एनवायरमेंट दूषित होगा। और ये क्या है, आप एक्ट ऑफ वॉर तो कर रहे हैं, लेकिन एक्ट ऑफ वॉर के साथ साथ आप एक्ट ऑफ टेररिज्म भी कर दे रहे हैं। एक्सटर्नल जो हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, आपका नकारात्मक जो एक तरह से बाहरी उसका प्रभाव है वो भी आप देख सकते हैं। कल्चरल टेररिज्म भी होता है। जैसे आप देखिएगा कि जब आपके बामियान बुद्धों में, जब आपके तोरा बोरा के पहाड़ियों में जब तालिबान जाना शुरू किए, तो बामियान बुद्ध आपके विश्व प्रसिद्ध आपके मॉन्यूमेंट्स रहे हैं, बुद्धा के सिंगल स्कल्पचर्ड आपके एक ही पत्थर में बनाए गए, उनको बम लगा के उड़ा दिया गया। ये बात आप देख सकते हैं कि ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो यजीदी ट्राइब्स हैं आपके, जो विश्व के सबसे प्रोसिक्यूटेड ट्राइब्स में जिनका नाम आता है, मास कन्वर्जन करा दिया। उनके जितने भी सिंबल्स ऑफ रिलीजन थे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, क्योंकि ये सभ्यताएं मेसोपोटामियन सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, आज की सभ्यताएं नहीं है, ये भारत की ही जैसी पुरानी सभ्यताएं हैं। जितने वहां पे आपके एक तरह से कहा जाएगा कि जो आपके उनके सेक्रेड प्लेसेस थे या जो उनके कहा जा सकता है कि कल्चरल ट्रेडिशंस थे, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। सारी महिलाओं के साथ लार्ज स्केल रेप किया गया, पुरुषों को मार दिया गया, जो बचे उन सबों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। तो इस तरह का जब आतंकवाद होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक आतंकवाद, कल्चरल टेररिज्म। अब सर जैसे एनवायरमेंटल टेररिज्म की बात है, तो एनवायरमेंटल टेररिज्म में हम एक टॉपिक और देखते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बिकॉज इनका यूज करके ही आप एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। इसमें हमारे न्यूक्लियर वेपन्स आ सकते हैं, केमिकल वेपन आते हैं, सर आपके बायोलॉजिकल वेपन्स हैं और भी बहुत सारे आपके वेपन्स हैं। तो इसके बारे में थोड़ा एक एक करके जानेंगे। पहले वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में देखिए, WMD आपके जो होते हैं ये लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नाम से ही आप देख रहे हैं कि जन एक तरह से मानस के हथियार आपके हैं, बड़े पैमाने पे तबाही मचाने वाले हथियार आपके हैं। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये देखिएगा कि अगर इनका उपयोग किया जाए तो ये बहुत बड़े स्तर पे हिंसा करने की क्षमता रखते हैं और बड़े लार्ज स्केल पे जान माल की हानि करते हैं। इसमें सी बर्न बोला जाता है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन आपके होते हैं। तो केमिकल वेपन्स अगर आप देखिएगा, जैसे आप इसमें जब आपके इसमें वियतनाम और इनके बीच में, यूएस के बीच में आपके युद्ध हो रहा था, तो उस समय उसने लार्ज स्केल एक केमिकल का यूज किया था जो कि वहां पे झाड़ियों को जलाने के लिए काम आता था, एजेंट ऑरेंज। और एजेंट ऑरेंज के वजह से अभी भी वियतनाम में जो आपके लोग हैं उनके बच्चे अपंग पैदा होते हैं, कुछ डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होते हैं। अभी आप सुने होंगे कि इजराइल जो हमास के साथ आपकी लड़ाई हुई है उसमें वो व्हाइट फास्फोरस का यूज कर रहा है। बॉम्ब है सर, व्हाइट। हाँ, व्हाइट हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आपका होता है, शरीर पे पड़ जाए तो हड्डी गला दे आपका। अब वो यूज होता है आपके एक तरह से छुपाने के लिए। जैसे अगर आप व्हाइट फास्फोरस का डब्बा कहीं खोल दें तो वो क्लाउड बना देगा, व्हाइट दीवार बना देगा। तो सैनिकों के मूवमेंट के, कॉमफ्लेज के लिए उसका यूज किया जाता है। लेकिन ये लार्ज स्केल सुनने में आया है कि इसमें कई सारे आपके हमास के लोगों पे भी इन्होंने प्रयोग कर दिया। अच्छा, मतलब हेल्थ इश्यूज भी, हेल्थ कंसर्न्स, तो पूरा शरीर ही आपका गला देगा। सरीन गैस जैसे हम एक सुनते हैं। हाँ, सरीन गैस। ओम श्री अंको, जापान के जो आपके वो आपके मेट्रो स्टेशंस थे उसमें ओम श्री अंको ग्रुप ने सरीन गैस का उपयोग किया था। तो ये सब आपके केमिकल वेपन्स का उपयोग होता है। इसी तरह से आप देखिएगा बायोलॉजिकल वेपन्स का भी उपयोग होता है। बायोलॉजिकल वेपन्स में अगर आप देखिएगा तो बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स में थोड़ा अंतर है। बायोलॉजिकल वेपन्स सबसे बढ़िया वेपन्स माने जाते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि ये जब प्रभाव छोड़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब प्रभाव छोड़ेंगे। आपके कोई भारत में आया, घूम के चला गया, 1 हफ्ते 10 दिन रहा और वो प्रभाव किया 1 महीने बाद,
अब देखिए कोविड आया, कोई कह सकता है कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था कि नहीं था, कोई क्लेमेंट नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब चिल्लाते रह गए कि चाइना ने बनाया है, ये तो हथियार है, लेकिन कोई क्लेम है कहां से आया, क्यों आया? भारत में और पूरे विश्व में 50 लाख लोगों से ऊपर की इन्होंने मृत्यु इसकी वजह से हो गई। तो होता क्या है, जब आप बायोलॉजिकल वेपन यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद होता है। तो इसका ट्रायल करना बड़ा मुश्किल है कि कौन आया, कौन छोड़ के गया, किसने इसकी वजह से हिंसा किया। ये देखा गया है एंशिएंट टाइम्स में भी कि जब दो देश युद्ध, देश तो थे नहीं, दो राजाएं युद्ध करते हैं, तो अगर कोई ऊपर आपके नदी तट पे आपका राजा है और नीचे नदी तट पे दूसरा राजा है, तो बड़े लार्ज स्केल पे उसमें उन्होंने विषैले पदार्थ मिला दिए, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते। जिसकी वजह से पानी आ रहा है जो मवेशी पी रहे हैं, गांव वाले लोग पिए, पूरे की पूरी आबादी आपकी दूषित हो गई, और उसके बाद उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी आपके जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जो आलू होते थे, उन आलू में आपके उसको दूषित करके एक दूसरे को सप्लाई करने का प्रयास किया। तो ऐसे आपके बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सर, इसमें वो है आपका न्यूक्लियर वेपन्स का। तो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स तो अभी इनरिच करने की टेक्नोलॉजी कठिन है, न्यूक्लियर वेपन बनाना आसान है। लो ग्रेड आपके न्यूक्लियर वेपन्स तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन हाईली ग्रेड न्यूक्लियर वेपन बनाना मुश्किल है। और आतंकवादी संगठनों को बहुत प्रयास है कि कोई न्यूक्लियर वेपन उनके हाथ में आ जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी आतंकवादी संगठन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन है। प्रॉब्लम इज इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, नॉट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है कि न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है, लेकिन जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है जिससे कि वो आपके एक्सप्लोसिव डिवाइस के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, वो बनाना मुश्किल है। ओके, अब जो नेक्स्ट है सर आपका, इसी में आपने बायोटेररिज्म की बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम जाएं इसकी कि बायोटेररिज्म कैसे स्टार्ट हो रहा है आपका, क्या चीज था ये और कैसे आया, तो उसमें थोड़ा सा देखिए। बायोटेररिज्म में वही आप देखिएगा कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी आप देखिएगा, रोमन एम्पायर में या कई सारे देशों में, प्राचीन सभ्यताओं में भी देखिएगा कि इसका उपयोग लार्ज स्केल पे किया। जैसे हमने आपको नदियों का एग्जाम्पल दिया, उसमें आपके हैं। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बायोटेररिज्म का उपयोग देख सकते हैं, जिसमें आपके क्या किया जाता है कि जो आपके एक तरह से बुरखैंडो मेलेई करके एक आपका वायरस होता है, जिसको जानबूझ के इंटीग्रेट किया जाता है आपके खाद्य पदार्थों में, जिसकी वजह से लार्ज स्केल आपके जो भी इसको खा रहा है उसको नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसे आपके देखने को मिलेगा। जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें बैसिलस एंथ्रेक्सिस की बात, बैसिलस एंथ्रेक्सिस जी, ये सब आपके हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट सर जो हमें इस पर जानना है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टेररिज्म है आपका, वो है आपका साइबर टेररिज्म जी। जो आज के मॉडर्न डे का अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट जस्ट अ टूल ऑफ टेररिज्म, बट ये कहीं ना कहीं आपको सब्जुगेट करने के लिए नेबर्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा देखिए, साइबर टेररिज्म तो एक इम्पॉर्टेंट पूरा फुल फ्लेजेड टॉपिक है आपके इसमें जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में। लेकिन साइबर टेररिज्म का लार्ज स्केल पे उपयोग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों के द्वारा किया जा रहा है। और साइबर टेररिज्म में जो सबसे बड़ी समस्या है, यू आर यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स ऑफ टेररिज्म। इसमें दो तरह के आपकी गतिविधियां हो सकती हैं। आइदर कंप्यूटर इटसेल्फ विल बी अ टारगेट ऑफ द टेरर एक्टिविटी, जो कंप्यूटर है वही आपका लक्ष्य है आपके आतंकी हमले का, एनिमी का अगर जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसका आईटी सिस्टम है। आइदर यूजिंग कंप्यूटर टू फैसिलिटेट टेरर एक्टिविटी, ये भी आपका हो सकता है। डुअल मोड में काम करता है। हाँ, खुद ही मींस है, खुद ही एंड भी है। हाँ, खुद ही मींस भी हो सकता है, कुछ एंड भी हो सकता है। जैसे आपने भारत के होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के कंप्यूटर से दस्तावेज चुरा लिया, तो कंप्यूटर इटसेल्फ बिकम अ टारगेट। अब क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे किसी के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं कंप्यूटर का यूज करके, फिशिंग टेक्निक, विशिंग टेक्निक, ट्रोजन हॉर्स, इन सबों का उपयोग करके आप क्या कर रहे हैं, या डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग द आईसीटी और आपके इक्विपमेंट्स, यू आर फैसिलिटेटिंग टेरर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो
जैसे अभी एम्स का अटैक था आपका, काफी दिन जी। के लिए आपके शट डाउन कर दिया हाँ, था एम्स shut का down पूरा कर का पूरा दिया। सिस्टम। जी जी जी। फिर नीचे हमने देखा सर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे भी आपका कहीं ना कहीं अटैक हुआ था। आपका क्या कहा गया, ठीक है, तो वो सारे भी आपका साइबर टेररिज्म का साइबर टेररिज्म का आपका पार्ट है। इसमें कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने के लिए। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे अभी आप देखिएगा कि इजराइल ने जो आपके हजबुल्ला के ऑर्गेनाइजेशन के लेबनान में हजबुल्ला समूह था, तो पेजर यूज कर रहे थे, पेजर को ही आपके एक Explode तरह कर से दिया। एक्सप्लोड करवा दिया। Yes, sir। अब उन्होंने बड़े तरीके से ये काम किया। बेसिकली उन्होंने उसमें एक चिप इंटीग्रेट किया था जो एक्सप्लोसिव था। आप यूरोप की कोई कंपनी थी जहां पे वो आपके वो- मैन्युफैक्चर होते थे, हाँ। वहां तक पहले वो पहुंचाया, फिर लॉजिस्टिक हाँ, का यूज उनको करके दिखाया कि ये चाइना की या आपके साउथ ईस्ट एशिया की कोई कंपनी है, उनको पूरा विश्वास दिलाया। Yes, sir। फिर और वहाँ कंपनी पे थी इधर की, और फिर उनको सारा सामान बेचा गया, उस सस्ते दामों बेच के उनको फिर एक्सप्लोड करवा दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि आईसीटी मतलब ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही तो टूल है, उस टूल का उपयोग करके आप हिंसा भी करवा दे, बॉडली हार्म भी करवा दिया। ओके। तो ये भी पॉसिबल आपका। तो साइबर थ्रेट जो या साइबर टेररिज्म की आपने जो इससे बात करी, तो इसका इंटेंशन जस्ट आपका टेररिज्म का फियर आपका इंस्टिल करने के लिए भी होता है, या आपका कहीं ना कहीं इसका मॉनिटरी आपका जो लाभ है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जो फिशिंग टेक्निक्स हैं या आपके जो मैलवेयर अटैक्स हैं, या और तो इसका कहीं ना कहीं मनी से भी आपका दोनों आपका एम है। साइबर टेररिज्म में तो अगर आप बात करेगा तो दो भागों में पूरे साइबर प्रॉब्लम्स को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। एक साइबर क्राइम है और दूसरा साइबर टेररिज्म है। ओके। साइबर क्राइम में साइबर स्पॉनेज आता है, साइबर थेफ्ट आता है, ठीक है। ओके। या आप कह सकते हैं कि साइबर एक तरह से जो आपकी चोरी होती हैं, जासूसी होती हैं, साइबर थेफ्ट होता है। या आप इसी में आप देख सकते हैं कि जो पोर्नोग्राफी होती है Yes, sir। वो भी इसी के थ्रू आपके किया जाता है। और जब कोई स्टेट जानबूझकर या नॉन स्टेट एक्टर्स किसी देश में कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास करें तो उसको साइबर टेररिज्म कह देते तो हैं। यूज ऑफ सोशल मीडिया भी अगर मैं कहूँ तो वो भी इसी का वो पार्ट भी इसी का पार्ट आपका होता इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर इलिसिट इंटेंट, तो वो आपका कहीं ना सोशल कहीं मीडिया तो सबसे कारगर आपका तरीका माना जा रहा है, सबसे सस्ता होता है, और आपके मास स्केल पे आप पहुंच सकते हैं और भर्ती ले सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब सर जैसे जो साइबर थ्रेट की हमने बात की, तो साइबर थ्रेट के आपके कुछ मोटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लॉस ऑफ इंटीग्रिटी के लिए यूज करता है, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन को भी कहीं ना कहीं आपका टारगेट कर सकता है। तो ये सारे के सारे आपके मतलब हाँ, देखिए इसमें उपलब्धता की हानि हो जाती है, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। Yes, sir। जो डाटा आपके पास उसको मैनिपुलेट कर दिया Yes, sir। तो आपके पास वो डाटा ही नहीं रहा। जैसे एम्स का तो डेटा ही आपका क्या कहते हैं आपका इनक्रिप्ट कर दिया गया था, हाँ। तो वो आपका डिक्रिप्ट कर ही नहीं पा रहे थे। नहीं कर पाते। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो सरकार आपका है उसकी गोपनीयता की हानि हो जाती है, या लोगों की जानकारी आपने साझा कर दी, उनकी प्राइवेसी की हानि हो गई, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अखंडता की हानि में लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, आप जिस चीज पे विश्वास कर रहे थे वो है ही नहीं। Okay। इंटीग्रिटी Fiduciary का trust भी आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट आप खो दीजिएगा। और फिजिकल हार्म जैसे आप देख रहे हैं पेजर का यूज करके हार्म कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ का रह जाता है वो है आपका सुसाइड टेररिज्म। सुसाइड टेररिज्म भी आपका इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज यूज्ड बाय आपके जो भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात करो या और भी आपके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दे आर यूजिंग दिस टेक्निक को आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका हार्म पहुंचाया जा सके। तो ये थोड़ा सा देखिए ये बेसिकली आप देखिएगा तो आत्मघाती आतंकवाद है। इसमें बेसिकली जो हमला करता है उसको 100% ये है कि वो मर ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हाल के समय में इसका जो पहला उदाहरण आपको देखने को मिलेगा 1984 में बेरूत जो आपका है, इसमें अमेरिका मैरीन बैरक पे आपके हमला किया गया था, आत्मघाती हमला किया गया था। लेकिन लार्ज स्केल पे अगर आप इसका यूज देखिएगा तो लिट्टे ने बहुत ज्यादा यूज किया। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलनाडु, इन्होंने इसको कल्ट बना दिया एक तरह से। छोटे छोटे बच्चों भी आपके 13-14 साल के, इसी में आपके इनके खुद राष्ट्रपति प्रेमदासा, इनके डिफेंस मिनिस्टर और भी बहुत सारे मंत्रियों को इन्होंने टारगेट कर दिया, मार दिया प्रॉपर। तो यहाँ पे आप देखिएगा श्रीलंका के प्रेसिडेंट प्रेमदासा को ही मार दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि आत्मघाती हमला जो होता है इसमें मेजर एम होता है कि हम तो मरेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। ये वाला सुसाइड बॉम्बर्स है। अब इसी तरह का एक अटैक आपके कश्मीर में होता था, फियादीन अटैक। लेकिन वो फियादीन अटैक सुसाइड बॉम्बर्स नहीं होते थे, वो अलग थे। लेकिन उनका जो करने का तरीका था वो लगभग सुसाइड बॉम्बर्स हो जाते थे। क्या डिफरेंस? क्योंकि वो इनका तो मनसा ही है सुसाइड बॉम्बर। जैसे लिट्टे वाले जो आपके आतंकवादी हमला करते थे उनका मनसा ही था कि हम मर जाएंगे, उसमें कोई बचने का कोई वो संकल्प नहीं था।
और कोई मनसा उनको नहीं थी। साइकोलॉजिकली या मेंटली ऐसा ट्रेन किया जाता था तैयार थे कि वो जाएंगे और सैक्रिफाइस के लिए, ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए वो फटेंगे और जो भी आपके टारगेट होगा उसके साथ वो भी खत्म हो जाएंगे। ओके। फियादीन अटैक्स ऐसे होते थे कि उनको ये मालूम था कि हम जा रहे हैं हमले पे, लेकिन हम बच के आ सकते हैं, लेकिन वो हमला ऐसा करते थे कि बचने की कोई संभावना नहीं थी। अब 50 आर्मी के जवान है, आप हमला करिएगा तो कितनों को मार दीजिएगा? 1 2 3 4, बचने की कोई संभावना रहेगी नहीं। तो इस वजह से फियादीन अटैक्स भी एक तरह के सुसाइड अटैक्स हो गए, लेकिन एक्चुअली में वो सुसाइड अटैक्स आपके नहीं हैं। अब सर जैसे जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया, तो जम्मू कश्मीर में आपके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन मुजाहिदीन है, हाँ। वो आपका बहुत सारे नन्हे मुजाहिदीन जो तैयार कर रहा है, सिमी ग्रुप्स आपके काम करते हैं, तो वो सारे भी आपके कहीं ना कहीं ये आपके जिहादीज जो हैं आपके, हाँ। वो सुसाइड बॉम्बर्स की तरह सुसाइड काम करते बॉम्बर्स की तरह काम करते हैं। अब तो ये रिक्रूटमेंट कम हो गया है, मतलब इधर आपके 4 5 10 सालों में ऐसा सुनने को नहीं मिला। लिट्टे और फियादीन के बाद ऐसा कुछ लार्ज स्केल पे ISIS में जरूर ऐसा कुछ देखने को मिला, लेकिन अब फिर ऐसे आपके सुनने को नहीं मिल रहा। तो ठीक है सर, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। जी। कल जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू काउंटर ऑल दिस टेररिज्म एक्टिविटीज। जी, तो जो जी। काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी हमारी वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस जी, करेंगे। जी। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। पूरा इंटरनल सिक्योरिटी आपका इसी डिबेट फॉर्म में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बिफोर मेंस। तब तक के लिए देखते रहिएगा, बने रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।